गुड मॉर्निंग। तो आज क्या तुम्हारी क्लास पहली क्लास में प्रॉब्लम हुई थी? सिस्टम की प्रॉब्लम कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास में ही हुआ था। चलिए कोई ना, तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एग्जैक्टली सीएस करता क्या है, सीएस की ज़रूरत क्या है, काम क्या करता है, हमें नौकरी कौन देगा, या मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, क्या ज़रूरी है सीएस बन के जॉब ही करूँ? तो बेटा सुनो, सीएस बनकर ना वैसे तो ढेरों काम किए जा सकते हैं, लेकिन आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। सीएस बनकर आप जॉब भी कर सकते हैं और खुद का ऑफिस भी डाल सकते हैं। कई लोगों की वो जो सोच होती है ना, मुझे नहीं करनी यार जॉब, मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। बहुत कम डिग्रीज है इंडिया में जिनके बाद आप खुद का ऑफिस डालते हैं। लाइक डॉक्टर्स डाल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज अपने खुद के ऑफिस डाल सकते हैं। देयर आर रेयर प्रोफेशंस इन इंडिया। तो जो खुद का ऑफिस डालते हैं ना, उन लोगों को कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। मैंने कल ये वर्ड बताया था आपको, बोला था ये समझाऊंगा। तो जब आप खुद का ऑफिस डालकर काम करते हो ना, दैट वी कॉल प्रैक्टिस। तो दो तरह के सीएस होते हैं, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट और सीएस इन प्रैक्टिस। दैट्स इट, ये एक्चुअल नाम है इनके, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट, सीएस इन प्रैक्टिस। बेटा शायद आप कल नहीं थे इसलिए पूछ रहे होंगे आप, तो ओके, हाँ मैं समझ गया था। सो आई एम बोथ सी एन सी एस, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच। एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस दो तरह के सीएस बोले जाते हैं। अब वन बाय वन में सब पर आता हूँ। सबसे पहली बात, सर सीएस को नौकरी कौन देता है? कोई हमें जॉब पर क्यों रखेगा? तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, किसी कंपनी में। कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म आपको नौकरी नहीं देगी। हमारी नौकरी कहाँ होनी है? कंपनी में। हमारी ज़रूरत किसको है? कंपनीज को। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति कंपनी बनाकर काम करता है तो कंपनी पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको आप अभी नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते हो ना, बहुत सारे नियम कायदे कानून लग रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा रूल और रेगुलेशन इंडिया में लगते हैं कंपनीज पर। इसलिए कहा जाता है सबसे टफ क्या चलाना होता है? कंपनी। सबसे टफ है कंपनी बनाकर बिजनेस करना। ठीक। अब एक बात आप खुद सोच सकते हो, अगर कंपनी पर इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या होती होगी? बताओ। अगर आपके ऊपर इतने नियम लग रहे हैं तो आपका क्या काम होगा कि उनका क्या करो, का पालन करो, उनको फॉलो करो। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको इन रूल्स का क्या करना है? कंप्लायंस। इसका मतलब लॉ फॉलो करना। यस, इम्प्लाई द रूल्स। वेरी गुड। सो you are responsible to imply the rules, you are responsible to comply with the rules and regulations which are applicable on you. अब आप खुद बताइए कि कंपनी को जो बनाने वाले हैं शेयर होल्डर्स, जो चलाने वाले हैं डायरेक्टर्स, उनको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है या इन लॉ का नॉलेज है? तो उनको बिजनेस करना आता है। सो हाउ दे विल कंप्लाई विद द लॉ? तो इसलिए उन्हें कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं और उस पोस्ट का नाम क्या होता है? कंप्लायंस ऑफिसर। सो हर बड़ी कंपनी में एक पोस्ट होती है कंप्लायंस ऑफिसर की, जिसका काम क्या होगा?
जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आप पर एप्लीकेबल हैं उनको कंप्लाई करना। अब इंडिया का लॉ कहता है कि एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आप केवल किसको अपॉइंट कर सकते हो? कंपनी सेक्रेटरी को। ये है हमारी जरूरत। कंप्लायंस ऑफिसर का काम कौन कर सकता है? केवल कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए हमें मिलती है जॉब। तो हम कौन हो गए? कंप्लायंसेस के एक्सपर्ट। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, दो कंपनियों को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है। दो तरह की कंपनीज को तो कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम अपॉइंट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। पहला, वो कंपनियां जो कि क्या है? लिस्टेड। ये जानते हो क्या? लिस्टेड कंपनीज किसे कहते हैं? ओके, सब 11th 12th कॉमर्स से ही पढ़कर आए हो ना? तो आपने नहीं सुना स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं? लिस्ट, जिनकी फिर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट जिसको आप कहते हो। तो एक तो वो कंपनियां जो लिस्टेड हैं, और दूसरी वो कंपनियां जिनकी पेडअप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ रुपए से ज्यादा। पेडअप कैपिटल समझते हो? बैलेंस शीट में लिखते हो जिसको आप, लायबिलिटी साइड। तो दूसरी वो कंपनियां जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। वेरी गुड अग्रिमा। सो इन दोनों तरह की कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना जरूरी है। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं तो करीब करीब 35,000 से 40,000 ऐसी कंपनियां होंगी जो इन दोनों कैटेगरी में फॉलो हो रही हैं। मतलब 35-40 हजार कंपनी सेक्रेटरीज को तो पहले दिन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जॉब मिलना पक्का है, मिली हुई है। और कौन सा एक कंपनी में एक सीएस होता है? अब रिलायंस की बात करें तो जाने कितने सीएस हैं वहां? पूरा एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, मैं भी उसी पर आने वाला था। आपको मैं दो फैक्ट और बता दूं, शायद इन दो फैक्ट के बाद तो ना किसी को भी ये पूछने की जरूरत नहीं है सीएस का स्कोप क्या है। फिर भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद वापस समझाता भी हूं स्कोप। इंडिया में कंपनीज कितनी है टोटल? कितनी कंपनियां इंडिया में? आपके अकॉर्डिंग कितनी कंपनीज होंगी इंडिया में? कोई आइडिया? तो बेटा इंडिया में 16 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं। और कंपनी सेक्रेटरीज कितने हैं? सीएस कितने? केवल 70,000। इन दो फिगर्स को भी कोई समझ लेना तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है सीएस का स्कोप क्या है। इस टू फिगर्स आर सफिशिएंट। अच्छा, 70,000 का भी ब्रेकअप बताऊं आपको? इस 70,000 में कुछ सीएस तो वो हैं जो इंडिया के बाहर चले गए। ये 70,000 शुरुआत से आज तक कितने बने उसकी डिटेल है, इनमें से कई मर गए। कुछ लोग सीएस बन गए लेकिन काम कुछ नहीं करते सीएस का, अपना घर का बिजनेस कर रहे हैं। कुछ 200-300-400 मेरे जैसे हैं जो सीए प्लस सीएस दोनों हैं, जो सीएस का कोई काम ही नहीं कर रहे। तो ढंग से सोचो, इफेक्टिवली ये क्वांटिटी और कम है। अब आप खुद सोच लो क्या स्कोप होगा। और इंडिया में कंपनियां समय के साथ साथ कम नहीं होंगी, डेली बढ़ रही हैं, कम नहीं होगा कुछ भी। कॉर्पोरेटाइजेशन इस देश में बढ़ रहा है। हमारी कंट्री डेवलप होनी गई, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग है हम। तो देखो 35-40, अच्छा अब आप देखो 70,000 सीएस है, 30-35-40 हजार को तो पहले दिन जॉब मिली हुई है। बचे हुए लोग कहाँ हैं? प्रैक्टिस में। अब डाउट आएगा ये प्रैक्टिस वाला काम क्या करता है? तो आपको एक और डाउट आना चाहिए कि 16 लाख कंपनीज में से 40,000 ने तो सपोज करो सीएस अपॉइंट कर लिया, बची हुई 15,60,000 कंपनियां क्या कर रही हैं?
तो बेटा उनमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कंप्लायंस तो है। तो उन सब के नाम पर कंप्लायंसेस कौन कर रहे हैं? सीएस इन प्रैक्टिस। उन सबको कंसल्टेंसी कौन दे रहा है? सीएस इन प्रैक्टिस। उन सबको एडवाइस कौन दे रहा है? सीएस इन प्रैक्टिस। ये बड़ा काम है। हाँ भूमि, आपको तो जब हम लोगों के टच में आओगे ऐसे ही फिगर सुनने को मिलेंगे। बढ़िया है आप, क्योंकि आप हमारे टच में आए भी अभी हो ना पहली बार, तो आप पहली बार ही सोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, बढ़िया है, आपको अच्छे लग रहे हैं ना फिगर्स, और ये सब रियल फिगर्स हैं। सो फ्रेशर सीएस के आप पैकेजेस देखोगे ना अभी, तो आप और ऐसा लगेगा वाह यार 3 साल की पढ़ाई करके ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे वीडियोस इस तरह के डले हुए कि फ्रेशर सीएस को भी कितने कितने पैकेजेस अनाउंस किए हैं कंपनीज ने। सब बताऊंगा आपको। हाँ, सो दिस इज एक्चुअली द राइट फील्ड। प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं अभी आगे बताता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों की सुनते हैं। आप हमारे टच में आए भी अभी हो ना, आपने अभी इन दिनों में देखा कि सीए कैसे होते हैं, सीएस कैसे होते हैं, सीए प्लस सीएस कोई हो सकता है क्या, साथ में कर सकता है क्या। और धीरे धीरे जब आपको और नई नई चीजें जानने को मिलेंगी तब आपको एक करियर में एक डायरेक्शन मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ में रहने का एडवांटेज क्या होता है कि हम भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो जब आप हमको देखते हो, हमारे साथ रहते हो दिन भर, तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है वी शुड ऑल्सो ग्रो इन अवर करियर। मुझे कंप्लायंस का मतलब समझ नहीं आया। देखो प्रांजल समझो, कंप्लायंस का मैं नॉर्मल हिंदी में मतलब लिख दूं? जितने भी कानून आप पर एप्लीकेबल है। ठीक है प्रांजल, अभी समझ में आया। क्या बोल रहे हो? इवन देयर आर फ्यू सीएस हु देमसेल्फ से दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब्स, सो इट गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं आपको कि आपको भी आज बैठ के लगता होगा डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं। क्या आप कभी डॉक्टर से मिले हो और उनसे कभी जानने की कोशिश की वेदर दे आर हैप्पी विद देयर जॉब? बट आंसर यू विल गेट नो। और रात को 2 बजे भी कोई फोन कर देता है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि द वन हु इज हैविंग दैट थिंग इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। जिसके पास जो है ना उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, ऐसा हमने कई बार सुना है। अच्छा, हाईएस्ट पोस्ट तो क्या होती है इस देश में? आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर बन जाओ। आप कभी किसी कलेक्टर से पर्सनली मिले नहीं होंगे। अरे बोलो कलेक्टर से कौन मिलता है? तो मुझसे पूछो आप, हम सबसे मिलते हैं। क्या हाईएस्ट पोस्ट मानते हो आप इस देश में? उससे आपको इंटरेक्ट करवा सकता हूं। कलेक्टर से पूछो कभी क्या हालत होती है उनकी। हमको देख के अच्छा लगता है कितना बड़ा बंगला है कलेक्टर का। उस कलेक्टर से पूछो कभी उस बंगलों में आया है वो? रात को कितनी बजे आता है और सुबह कितनी बजे निकल जाता है? सबसे बुरी जिंदगी किनकी है? एडमिनिस्ट्रेशन वालों की। ये जो कलेक्टर्स, ये 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते हैं दिन में। कैन यू बिलीव इट? अरे पूरे जिले का काम, कहाँ कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, फिर कोई विधायक आ गया, कोई मंत्री आ गया और आके इनको जो 9वीं फेल विधायक बना है वो कलेक्टर को आके डांट सकता है, डांट जाता है। हम लोगों का करियर देखो कि हाउ मच वी आर। आप मुझसे पूछोगे वेदर आई एम सेटिस्फाइड, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरी लैंग्वेज देखोगे, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, मेरा फेस देखोगे, आपको लगेगा दिस इज द पर्सन हु इज टोटली सेटिस्फाइड। आप अभी हमारे टच में तो आओ तो आपको पता चलेगा। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई जॉब। जॉब तो एक्चुअली मैं कर नहीं ना, बट व्हाट आई एम डूइंग आई एम टोटली सेटिस्फाइड। क्योंकि हमें पता है हम हमारे पास क्या है। हम जो सोसाइटी में 4 लोगों के सामने जाके खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, वैल्यूअर हूँ, एक अलग वैल्यू करते हैं वो। ये बहुत अलग प्रोफेशंस है। एक तो यहाँ ना ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अब आप समझो ना, कोई सीएस जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। 12 बजे ऑफिस जाता है, 6 बजे जब मर्जी पड़े तब ऑफिस से निकल जाता है।
हमारी लाइफ तो फिर भी थोड़ी सी डिसिप्लिन रहती है कि क्लास है तो आना ही पड़ेगा, बाकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या है। मैं आपको इंदौर के सीएस बताऊं, इंदौर के जो सबसे सीनियर सीएस है ना, इंदौर के बाद बता रहा हूं, मुंबई पुणे छोड़ दो, इंदौर के जो सबसे सीनियर सीएस है ना, प्रैक्टिसिंग सीनियर सीएस, वो साल भर में 2 से 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? बोलो आप एवरेज कितना कमाते होंगे? जॉब वाली बातें तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास ऐसे, बट ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस की प्रॉब्लम क्या है, इट टेक्स अराउंड 4 years टू स्टेब्लिश द प्रैक्टिस। 3-4 साल लगते हैं अपनी प्रैक्टिस तक। दुकान है ना, एक दुकान खोली है आपने, एक ऑफिस खोला है, अब आप बताओ आपके टाउन में कोई नया डॉक्टर आके क्लिनिक खोले, क्या आप पहले दिन उसके पास चल जाते हो? है तो वो डॉक्टर एमडी, फिर भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? 4 और डॉक्टर जो पहले से उनके पास जाते हो, क्या रीजन है? आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे ना। वैसे कोई भी कंपनी जो अच्छी खासी चल रही है, वो किसी नए सीएस के पास इतनी आसानी से जाएगी काम करवाने? नहीं, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। बट यस, इंदौर जैसी सिटी में आफ्टर दिस 3 and 4 years ऑफ स्ट्रगल, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस, खुद का ऑफिस जिनका है। यंग सीएस की बात कर रहा हूं, न्यू सीएस की, इतना स्कोप है। और आपको सीएस के बारे में कुछ भी जानना हो, कोई भी एग्जाम्पल्स चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करो। यू आर नॉट हैविंग एनी बेटर पर्सन देन मी टू नो एनीथिंग अबाउट सी और सीएस। अभी आपको रेगुलरली इंटरेक्ट करवाऊंगा। मेरे एक स्टूडेंट है जो अभी सेबी में है, जनरल मैनेजर है, उस डिपार्टमेंट में है जहां आईपीओ अप्रूव होता है। और कहां से है? ये आपके इंदौर के पास, क्या वो छोटी सी जगह है नागदा, सबने नाम सुना होगा, नागदा जंक्शन, वहां से। और अभी हार्डली 27-28 साल की होगी, और सेबी में। अब आप इमेजिन करो कि उसकी लाइफ क्या होगी आज से 10 साल बाद। वो कहाँ, किस लेवल, आज भी वो बहुत बड़े लेवल पर है, और आप सोचो वो क्या होगी 10 साल बाद। सिंपली सीएस है, करीब करीब आज उसका 18 लाख रुपए का पैकेज है सेबी में। हाँ, मुझे बताओ आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कृष्णा, आई विल प्रोवाइड यू। चलिए, तो प्रैक्टिसिंग सीएस के मेन काम क्या होते हैं? कंसल्टेंसी देना, कंप्लायंसेस करना, नॉर्मल कंपनियों के बिहाफ पर कंपनीज को एडवाइस देना। ये है बेटा सीएस का एक्चुअल में काम। हाँ, मैं बताता हूं ना बेटा, सीएस का एक और काम है। मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि ऑडिट तो जानते हो, तो मैं आपसे अगर पूछूं ऑडिट कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब बेटा ये आधी इंफॉर्मेशन है। ऑडिट कौन करता है डिपेंड करता है ऑडिट कौन सा है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑडिट। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब क्या? क्या चेक करता है सीए आके कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, बैलेंस शीट, पी&एल, वो प्रॉपर है या नहीं। और बेटा एक होता है सेक्रेटरियल ऑडिट, बड़ी कंपनियों पर एप्लीकेबल होता है। ये चेक करना होता है कि आपके ऊपर जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं, आपने उनका प्रॉपर कंप्लायंस किया है या नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए इंडिया में कौन एलिजिबल है? कंपनी सेक्रेटरी। अब आप बताओ कौन सा सीएस करता होगा, जॉब वाला या प्रैक्टिस वाला? प्रैक्टिस वाला। जितने भी सर्टिफिकेशंस के काम हैं, ये सब प्रैक्टिसिंग सीएस करते हैं।
ओके चलिए, अब ये डिस्कशन हाँ बेटा मैं करता हूं। वैसे तो आपको अब तक पता पड़ गया होगा कि सर यार वो बचकर आए हम मैथ्स और अकाउंट से इधर, तो यहां कितना है मैथ्स और अकाउंट्स। तो बेटा देखो आप भी जान चुके हो अब तो सीएस 3 स्टेजेस में होगा, डबल ईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। डबल ईटी में ना मैथ्स है ना अकाउंट है, नहीं है ना, आपने सारे सब्जेक्ट देख लिए ना। लॉजिकल रीजनिंग को मैथ्स मत कहना। एग्जीक्यूटिव मैथ्स नहीं है, केवल एक छोटा सा आउट ऑफ 700 मार्क्स एक छोटा सा पेपर है अकाउंट का, पूरा 100 नंबर का भी नहीं, एक पार्ट है। प्रोफेशनल ना मैथ्स है ना अकाउंट्स है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? कॉर्पोरेट लॉज के कंप्लायंसेस के। तो आपको ज्यादा क्या पढ़ाए जाएंगे? कॉर्पोरेट लॉज। सर अकाउंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं? कंपनी के अकाउंट तो सिखाएंगे ना बेटा, कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन कंपनी के तो सिखाएंगे, वो पढ़ना पड़ेगा। सो एक और चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि विच वन इज बेटर, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ पूछा जाता है स्पेशली मुझसे, तो कि आप तो बता दो एटलीस्ट क्या सही है। बेटा देखो ये दोनों चीजें अपनी जगह सही हैं। इस देश की इकोनॉमी को अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, ऑडिट, इन चीजों के एक्सपर्ट चाहिए, तभी इकोनॉमी चलेगी। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं सीए, और वहीं इस देश के इकोनॉमी को कॉरपोरेट लॉज के एक्सपर्ट चाहिए जो कंपनियां चला पाए, इसीलिए हमें चाहिए सीएस। दोनों की स्कोप ही अलग अलग है, इसलिए कंपेयर कौन करते हैं? बच्चे आपस में करते हैं हॉस्टल में बैठ के, इंडस्ट्री नहीं करती। या आप लोग करते हो, आप लोग करोगे हॉस्टल में बैठ के, कि सीए वाले भी स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, सीएस वाले भी आपस में रात भर डिस्कशन चल रहा है, बहस चल रही है, सीए बढ़िया है सीएस बढ़िया है। हु आर यू टू डिसाइड? लेट द इंडस्ट्री डिसाइड। और इंडस्ट्री तो कोई कंपेरिजन करती नहीं। एक बात बताओ, अंबानी को सीए और सीएस दोनों नहीं चाहिए क्या? आप बहस कर रहे हो, इंडस्ट्री नहीं करती। इंडस्ट्री को पता है कब कहां किसकी जरूरत है। बस प्रॉब्लम, हाँ मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, कि एक तो सीएस के बारे में कई लोग जानते नहीं है। आप बोलोगे सीएस कर रहा है तो वो सोचते कंप्यूटर साइंस, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो गांव के हैं, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो बेवकूफ है, हमारे प्रोफेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अंबानी सीएस को बहुत अच्छे जानता है, उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट सीएस की आती है, उसके बिना नहीं चल सकती कंपनी। दोनों की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को। अब प्रॉब्लम केवल क्या होती है कि लेकिन सर सीए को सब लोग जानते हैं, सीएस को नहीं जानते। बेटा प्रॉब्लम इसलिए है कि आपकी गांव में जो किराने की दुकान है ना जिसकी, वो भी सीए को जानता है, क्योंकि उसकी भी अपने जीएसटी का काम हो सकता है, इनकम टैक्स का काम हो सकता है। लेकिन उसको सीएस का क्या काम? उसका कोई कंपनी बनानी है क्या? कंपनी के कोई कंप्लायंस करने? तो कहाँ बैठा है तू? तो ये कैसे आए थे क्लास में? तुम कैसे आए थे क्लास में? अरे मैसेज आया था ना भाई। अब तो क्या करेगा आगे? क्लास खत्म हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट क्लास है, कोई बात नहीं, पंकज सर के मिलकर जाना, वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज की, वो देख लेना। उनको ये नहीं पता होगा कि तुम नई बैच में हो एग्जिस्टिंग बैच। हाँ हाँ यहीं आगे, कोई बात नहीं, चलता है। बस 5 मिनट बाद। हाँ मस्त रहे, घूम मजे कर। हाँ मतलब ऐसा होता नहीं जनरली कि हम रूम नंबर गलत लिख दें। रूम नंबर सही आया था ना 10, ठीक है। तो यस बेटा, क्या होता है अब मैं आपसे अगर पूछूं या आपको बोलूं कि ये कोई जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं कहता हूं पुलिस वालों को सब जानते हैं, रॉ वालों को बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या रॉ वालों की इज्जत कम है? आप जानते हो रॉ वाले क्या होते हैं? जो नहीं जानता वो बेवकूफ है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। राइट आपने कितनी वेब सीरीज देखी है, कितनी मूवीज देखी है, रॉ वालों का वैल्यू देखा है आपने? डेंजरस होते हैं सबसे ज्यादा। और दिस इज नॉट द ग्राउंड की कौन जानता है कौन नहीं जानता, वो गांव के हैं। आप इंदौर में पूछो किसी से सीएस क्या होता है, सब जानते हैं।
यस, आपकी सारी क्लासेस लगेंगी। मैं आपको वो सिस्टम भी बता दूं, नवंबर एग्जाम जैसे कि, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड अब जुलाई बैच स्टेबल हो चुकी है, और मैं मान रहा हूँ अब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉर नवंबर। सो जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर की क्लास है ना, तो आपकी डेली आप मान के चलो लाइक 4 आवर्स की क्लासेस लगेंगी। आप मान के चलें कि आपका सिलेबस चलेगा अगस्त या सितंबर तक, अगस्त मान लें और सितंबर मिड मान लें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द बैच। एक्सट्रीम कर रहा हूं, सितंबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी, मिड तक। जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपके जैसे ही किसी सब्जेक्ट में चैप्टर खत्म होगा, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। पहले तो जैसे जैसे आपकी बैच आगे जाएगी ना, आपको डेली क्लास के बाद रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, जो आप यहीं बैठ के सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के बाद आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, दिस इज कंपलसरी। वो चैप्टर वाइज टेस्ट भी एग्जाम लेवल पर ही होगा, मीन्स एमसीक्यू जैसा ही होगा। उसके बाद जब आपकी क्लासेस खत्म होंगी, यू विल हैव रिवीजन सेशंस। उसके बाद आपको देने 2 मॉक टेस्ट कि एग्जाम के पहले पूरा एग्जाम, तो आप जानते हो आपका पूरा एग्जाम कितने घंटे में होगा, 2 घंटे में। तो आपको 2 घंटे के 2 मॉक टेस्ट हम रेगुलर इंटरवल पे, कि एक 1 तारीख को लिया, एक 10 तारीख को लिया अक्टूबर में, या फिर नवंबर में, या 30 अक्टूबर को लिया और 4 नवंबर को लिया। ऐसे आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे, सो दैट आप इतने बार टेस्ट दे चुके रहोगे एग्जाम के पहले कि आपको एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन भी करें, आप ऑफलाइन भी करें, चलेगा, जैसे आपको लगता है। और ये सारी मैंने शायद आपको कल भी बताया हो, आपको अभी ऐप का एक्सेस मिलेगा, हमारी मोबाइल ऐप का। ये सारे लेक्चर्स आपको बाय द एंड ऑफ द डे जो आज चल रहे हैं ऐप पर अपलोडेड मिलेंगे। आप मोबाइल ओपन करें, ऐप ओपन करें, उसमें सारे लेक्चर सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे रेगुलर, जो आपके पास रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाए तो भी, आपको कोई चैप्टर वापस पढ़ना है, कोई चैप्टर वापस पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर मोबाइल ओनली, so don't worry for anything. We are totally equipped with each and everything what is required. हाँ, 100% आपको मॉड्यूल से नहीं पढ़ना, हमारे नोट्स से पढ़ना है। We'll provide you the notes. ऑफलाइन वालों को यहीं पर, ऑनलाइन वालों को उनके घर पर आपका एड्रेस लेंगे हम, वहाँ डिस्पैच होंगे आपके नोट्स, आपको घर पे मिलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था जो मैं चाहता हूं हर बार सीएस ज्वाइन करें उसके पहले बच्चे को समझ में आना चाहिए। जॉब करनी चाहिए, प्रैक्टिस, बेटा डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप दोनों से कमा सकते हो। सिचुएशन मतलब अगर आप पेशेंस रख सकते हो। कुछ बच्चे आप भी जानते हो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि सर मेरे फैमिली की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करूंगा, घर वालों को कमा कर दूंगा। तो ऑब्वियस ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिस ना ही करे तो बेटर है वो जॉब करे, क्योंकि प्रैक्टिस टेक्स टाइम टू गेट एस्टेब्लिश। प्रैक्टिस में रिस्क है, प्रैक्टिस में किसी महीने ज़्यादा कमाया, किसी महीने कम कमाया। तो अगर आप ये फ्लक्चुएशन फेस कर सकते हो तो ही करें। अगर स्टेबल लाइफ चाहिए, हर महीने 2 तारीख को पैसे आ जाए अकाउंट में, तो आप जॉब करें। प्रैक्टिस में तो टाइम लगता है और फ्लक्चुएशंस होते हैं, सिंपल। चलिए, मैं सब डिस्कस करूंगा बेटा, एवरीथिंग। अभी बहुत जल्दी है इन सब चीज़ों में, अभी तो आप अपना EET पढ़ना स्टार्ट करें। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय।